हम सब जानते हैं कि फेसबुक विज्ञापनों से कमाता है और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन से, लेकिन व्हाट्सएप, सोचिए जरा, 3 अरब से ज्यादा लोग हर रोज 150 अरब से ज्यादा मैसेज भेजते हैं और सीधी कमाई 0। फिर भी इसका एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इसे टेक की दुनिया का एक साइलेंट बिलियनियर बनाता है। तो चलिए आज इसी मॉडल को डिकोड करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में, जब मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप तो खरीदने के लिए $19 बिलियन की एक चौंका देने वाली कीमत चुकाई। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो ये करीब 1,40,000 करोड़ रुपए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस वक्त व्हाट्सएप की कमाई बिल्कुल 0 थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था या फिर एक बहुत ही सोचा समझा मास्टर प्लान? देखिए, इस पूरी डील के दिल में एक वैचारिक लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो आज भी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, और वो है प्राइवेसी यानी निजता और प्रॉफिट यानी मुनाफे के बीच की जंग। व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे जेन कॉम, वो सोवियत यूक्रेन में पले बड़े थे, एक ऐसी जगह जहां सरकार की निगरानी एक आम बात थी। इसीलिए जब उन्होंने व्हाट्सएप बनाया तो उनकी मेज पे बस एक ही नोट था, कोई विज्ञापन नहीं, कोई गेम नहीं, कोई नौटंकी नहीं। उनके लिए प्राइवेसी कोई फीचर नहीं बल्कि एक सिद्धांत था, एक उसूल था। और यहीं पर इस कहानी का असली टकराव सामने आता है। मतलब एक तरफ तो फाउंडर्स का विजन था, एक बिल्कुल साफ, सरल और पूरी तरह से सुरक्षित कम्युनिकेशन टूल बनाने का, और वहीं दूसरी तरफ थी ज़करबर्ग की स्ट्रैटेजी, जो व्हाट्सएप के नेटवर्क इफेक्ट को खरीदना चाहते थे। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करें वो उतना ही कीमती बनता जाए, और फिर उसे अपने बड़े बिजनेस मॉडल में मिलाकर पैसा कमाया जाए। और ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने अपने $850 मिलियन के शेयर छोड़कर कंपनी से बाहर जाने का फैसला कर लिया। समझिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये एक बयान था। और तो और, इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के सबसे बड़े कंपेटिटर सिग्नल ऐप को खड़ा करने में अपनी दौलत लगा दी। तो फिर सवाल वही है कि व्हाट्सएप ने पैसा कमाना शुरू कैसे किया? यहीं पर ज़करबर्ग का असली खेल सामने आता है। उन्होंने विज्ञापन हम जैसे यूजर्स की चैट स्क्रीन पर नहीं डाले, बल्कि कंपनियों के लिए बैकएंड में एक छिपा हुआ इंजन तैयार किया। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यही है इस मॉडल का सेंटर पॉइंट। जब कोई बैंक हमें ओटीपी भेजता है तो वो मेटा को हर मैसेज के लिए लगभग 40 पैसे देता है, और जब कोई कंपनी हमें डिस्काउंट ऑफर का मार्केटिंग मैसेज भेजती है तो वो 70 से 80 पैसे तक देती है। और कंपनियां ये कीमत खुशी खुशी चुकाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज खुलने की दर 98% है, जो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये मेटा के मास्टर स्ट्रोक को दिखाता है। मान लीजिए एक बिजनेस फेसबुक या इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाता है और मेटा को पैसे देता है। अब उस विज्ञापन पर एक बटन होता है, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। जब कोई ग्राहक उस पर क्लिक करता है तो वो बिजनेस उस बातचीत को मैनेज करने के लिए मेटा को फिर से पैसे देता है। मतलब एक ही कस्टमर से एक ही सफर में 2 बार कमाई। लेकिन रुकिए, कमाई का एक और जरिया है जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा कीमती और अदृश्य है। ये है मेटा डेटा की सोने की खान। हम सब ने ये लाइन तो जरूर देखी होगी, योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ये हमें एक सुकून और सुरक्षा का एहसास देती है कि हमारी निजी बातें वाकई में निजी हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उस लिफाफे के बारे में सोचा है जिसमें ये मैसेज भेजा जाता है? इसे ऐसे समझते हैं, व्हाट्सएप लिफाफे के अंदर की चिट्ठी, मतलब हमारे मैसेज या तस्वीरें, नहीं पढ़ सकता। ये सच है, लेकिन वो लिफाफे के ऊपर लिखी जानकारी को तो पढ़ सकता है, जैसे कि हम किसे मैसेज भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं और कितनी बार भेज रहे हैं। यकीन मानिए, डेटा साइंस और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अक्सर कंटेंट से ज्यादा कीमती यही मेटा डेटा होता है। और जब इस मेटा डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल डेटा के साथ मिलाया जाता है तो मेटा की एआई हमारे बारे में एक बेहद सटीक तस्वीर बना लेती है। मान लीजिए, अगर कोई किसी रियल एस्टेट एजेंट से अक्सर बात कर रहा है तो बहुत जल्द उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होम लोन के विज्ञापन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों जो कमाई के तरीके हैं ना, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। व्हाट्सएप का असली लक्ष्य सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप बने रहना नहीं है, बल्कि एक सुपर ऐप बनना है। और इस बड़े मिशन के लिए भारत सबसे अहम टेस्टिंग ग्राउंड है और व्हाट्सएप का फ्यूचर बैंक भी। ठीक वैसे ही जैसे चीन में वीचैट है, जिससे मैसेजिंग से लेकर पेमेंट और शॉपिंग तक सब कुछ होता है, व्हाट्सएप भारत को अपना वीचैट बनाना चाहता है। और ये काम जोरों पर चल भी रहा है।
अब जियो मार्ट से किराने का सामान ऑर्डर किया जा सकता है, दिल्ली बेंगलुरु मेट्रो के टिकट खरीदे जा सकते हैं और डिजी लॉकर से सरकारी दस्तावेज भी मंगवाए जा सकते हैं, सब व्हाट्सएप के अंदर। और जब पेमेंट की बात आती है तो व्हाट्सएप पे के पास एक ऐसा बेजोड़ फायदा है जो गूगल पे या फोन पे के पास भी नहीं है। वो वहीं मौजूद है जहां बातचीत हो रही है, जिससे पेमेंट का अनुभव बिल्कुल सहज हो जाता है। मोनेटाइजेशन का अगला पड़ाव इससे भी एक कदम आगे है। भविष्य में छोटे बिजनेस मेटा को हर महीने फीस देकर एक व्हाट्सएप एआई एजेंट खरीद सकेंगे। अब ये एजेंट क्या करेगा? ये 24/7 ग्राहकों के ऑर्डर लेगा, मोल भाव करेगा और पेमेंट भी कलेक्ट करेगा। मतलब व्हाट्सएप अब सिर्फ एक चैट ऐप नहीं, बल्कि एक डिजिटल कर्मचारी बन जाएगा। आज की तारीख में व्हाट्सएप ग्लोबल कम्युनिकेशन और कॉमर्स का इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है कि अगर ये कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए तो दुनिया भर में हजारों बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। ये अब टू बिग टू फेल की श्रेणी में आ चुका है। इस पूरी कहानी का सार टेक की दुनिया की एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खुद ही वो प्रोडक्ट हैं। जकरबर्ग ने $19 बिलियन में एक ऐप नहीं बल्कि 3 अरब लोगों का ध्यान और उनका डेटा खरीदा था, और आज वो उस निवेश पर हर पल हर सेकंड रिटर्न कमा रहे हैं। तो अगली बार जब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा जाए तो ये सोचना जरूरी है कि सुविधा और निजता के इस खेल में क्या हमारी पर्सनल प्राइवेसी सिर्फ एक सेटिंग बनकर रह गई है जिसे कोई भी कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब चाहे बदल सकती है।